गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर को के सभी प्रशिक्षुओं को सर्वप्रथम खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम लोग पिछला जो टॉपिक पढ़े थे रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अध्ययन करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके जीएस के पर्पज़ से भी, जो डीएलएड का सिलेबस है उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले तो ये जानते हैं थियोसॉफिकल क्या था। तो थियोसॉफिकल की अगर बात करें तो यह ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। पहले तो यही महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत अगर देखें, थियो का मतलब होता है ईश्वर या गॉड, और सॉफिकल का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। अर्थात ईश्वर संबंधी जो ज्ञान है उसी की एक संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, अर्थात ईश्वर में विश्वास करने वाली एक संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। और अगर इसका देखें दर्शन क्या था, तो सिद्धांतों का रहस्य एक किताब है मैडम ब्लॉटवर्स्की की, इसी पे आधारित था इसका दर्शन। और इसकी स्थापना की जब बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक थे उसमें दो लोग थे, जिसमें पहला व्यक्ति जो है प्रमुख थे एच.एस. अलकाट, हेनरी स्टील अलकाट, जो कि अमेरिका के निवासी थे। और दूसरे थे एच.पी. ब्लॉटवर्स्की, हेलेन पेट्रोना ब्लॉटवर्स्की, जो कि रूस की निवासी थी। बहुत महत्वपूर्ण है, इनका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके संस्थापक का नाम। तो शॉर्ट में इनको जानते रहे, एच.एस. अलकाट अमेरिका के और एच.पी. ब्लॉटवर्स्की रूस के जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब भारत की बात अगर किया जाए तो भारत में इसका विस्तार हुआ था। भारत में जो इसका मुख्यालय था तो चेन्नई या मद्रास के निकट एक अडयार नामक स्थान था, वहाँ पे इसका मुख्यालय बनाया गया था। एक कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया था 1882 ईस्वी में। और इस पर ज़्यादातर जो काम किया था एनी बेसेंट जी ने किया था। तो इनके बारे में हम अभी थोड़ा सा बाद में जानते हैं, एनी बेसेंट के बारे में ये चीज़ें जान लेते हैं। इसका मुख्यालय 1882 में जो है मद्रास के अडयार में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस सोसाइटी का अगर उद्देश्य देखें कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था, तो इसको हम लोग जानते हैं। तो पहला उद्देश्य इसका यही था कि संसार के जो सभी धर्म हैं उनमें विश्व बंधुत्व की भावना को उत्पन्न किया जाए। ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना को उत्पन्न किया जाए, एक उद्देश्य इसका ये था। दूसरा था कि जो विश्व की मानव जाति है उनमें धार्मिक सिद्धांतों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाए। जो धर्म हैं चाहे कोई भी हो, उनके जो सिद्धांत हैं उनको जो है उनका अध्ययन करने के लिए उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए या प्रोत्साहित किया जाए। और अगला एक सिद्धांत था कि विधवा विवाह हो या स्वैच्छिक सती प्रथा अगर देखें, इसका इन्होंने समर्थन किया था। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, सती प्रथा का समर्थन नहीं किया, स्वैच्छिक सती प्रथा मतलब जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, उसका इन्होंने समर्थन किया। विधवा विवाह और स्वैच्छिक सती प्रथा का इन्होंने समर्थन किया। और इनका मानना था, एक उद्देश्य ये भी था कि जो जातीय भेदभाव है देश में या विश्व में, उनको जो है समाप्त किया जाए और बाल विवाह को समाप्त किया जाए। शिक्षा द्वारा मानव का जो है विकास किया जाए, ये भी इनका उद्देश्य था। ये जो है प्रमुख उद्देश्य थे इनके। अब हम लोग इसी में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्षेत्र में भारत में जो बहुत ज़्यादा काम किया वो एनी बेसेंट जी थी। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अलग जानते हैं कि एनी बेसेंट कहाँ की थी, क्या थी, यहाँ पे क्या उनका योगदान रहा। तो एनी बेसेंट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी अगर भारत में जानी गई तो एनी बेसेंट के ही मतलब प्रयास से ही यहाँ पर सफल हुई। तो एनी बेसेंट जो है अगर देखें, इनका जो जन्म था 1847 में आयरलैंड में हुआ था। ये चीज़ जानते रहिए, एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की निवासी थी। 1847 में जन्म हुआ था। अगर देखें 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक सदस्य बनती हैं,
82 में अडयार में अगर देखें मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना, लेकिन जो एनी बेसेंट थी 1889 में जो है इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में सोसाइटी के सदस्य के रूप में ही भारत आई थी। कब आती हैं? 1893 में, 93 में आई। और 1907 में देखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी और यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय हुई। उसी का परिणाम यह होता है कि 1913 में जो है कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं, जो उस समय भारत में एक महत्वपूर्ण संस्था थी, कांग्रेस महत्वपूर्ण पार्टी थी। तो ये जो है 1913 में 1893 में भारत आती हैं, 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, 1913 में कांग्रेस में शामिल हो गई। और 1914 में अगर देखें तो एनी बेसेंट जी ने न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, मद्रास स्टैंडर्ड नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और मद्रास स्टैंडर्ड, ये एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं। न्यू इंडिया और यंग इंडिया में थोड़ा सा अंतर है कि न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी का है तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है, तो इसको आप लोग जानते रहिए। इसके बाद इन्होंने भारत में 1916 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया जिसको होम रूल आंदोलन कहा गया, उससे भी काफ़ी लोकप्रियता इनकी बढ़ी। और आप देखेंगे 13 में शामिल एनी बेसेंट 1917 का जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्ष चुनी गई। बहुत महत्वपूर्ण है कि 1917 की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष चुन ली गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कानपुर अधिवेशन की जो सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, लेकिन एनी बेसेंट जी जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस चीज़ को जानते रहिए। और एनी बेसेंट जी का एक महत्वपूर्ण यह कार्य रहा, ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। एक प्रकार से भारतीय महिलाओं का नेतृत्व इन्होंने किया। और एनी बेसेंट ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, BHU के नाम से जाना गया। और देखेंगे कि 20 सितंबर 1933 को अडयार या मद्रास में ही एनी बेसेंट जी की मृत्यु हो जाती है। तो एक चीज़ें जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट जी के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग पढ़िए। और हमें लगता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन बनेंगे इससे से आसानी से आप लिख सकते हैं। और ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और जो लोग क्लास में पढ़े भी होंगे तो अच्छी तरह से उनको याद भी होगा। अब आगे का जो क्लास होगा उसको हम लोग दूसरे दिन पढ़ते हैं। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।